हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, संगत कोण, आसन कोण, सम्मुख कोण, क्रमागति, कौन कौन से कैसे कैसे कोण होते हैं, लगभग सारे कोणों के बारे में हम आपको बताए थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जिसका पूरे त्रिभुज चैप्टर में यूज है, और ये है समरूपता और सार्वभौम क्षमता। आपको समझना क्या होता है सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी, ये दोनों क्या है, इसकी क्या कंडीशंस होते हैं, उन सारे चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे केयर कीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे समरूपता का, ठीक है, समरूपता यानी सिमिलरिटी का। तो देखिए समरूपता और सर्वांग क्षमता ये दोनों क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। तो देखिए समरूप का मतलब होता है कि भाई जब दो आकृतियां हैं, दो शेप्स है, और दोनों देखने में एक समान लग रहा है, तो उसको हम कहेंगे चलो भाई ये समरूप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम वृत्त बनाए और यहाँ पे एक और वृत्त बनाए, यानी दोनों वृत्त है, दोनों गोलाकार है, दोनों तो डेफिनेटली दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये समरूप है, ठीक है। अगर एक वृत्त बड़ा है एक वृत्त छोटा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में तो दोनों एक ही जैसा लग रहा ना, ये भी गोल है ये भी गोल है, तो इसको हम समरूप ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है इस शेप का, इस आकार का, इसका तीनों साइड बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका आकार थोड़ा इससे बड़ा है, लेकिन ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो जब इसको भी आप देखेंगे ना तो देखने में लगभग दोनों एक ही जैसा लगेगा, ये लगेगा बड़ा भाई है, ये लगेगा छोटा भाई है, लेकिन एक ही जैसा लगेगा, तो ये दोनों को हम समरूप कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग है, वर्ग में जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये वर्ग चाहे बड़ा साइज में हो चाहे एकदम छोटा साइज में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में एक ही जैसा आपको दिखेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये सब समरूप क्या होता है, समरूप होता है। तो देखिए सर्वांग समता में देखने में तो एक जैसा लगना ही चाहिए, साथ ही साथ देखिए सर्वांग समता, इसको आप अलग अलग करेंगे ना तो इसमें 3 शब्द आपको दिखेगा, सर्व अंग सम, ठीक है, तब बनेगा सर्वांग सम। सब सर्व अंग सम तब बनेगा सर्वांग सम, यानी जिसका सभी अंग समान हो उसको हम कहेंगे सर्वांग सम। वैसी दो आकृतियां जिसमें सभी अंग समान हो उसको हम बोलेंगे सर्वांग सम। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त ही है, तो वृत्त मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम वृत्त बना दिए जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक और वृत्त बनाइए और उस वृत्त का भी रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर ही होगा ना, तब जाकर ये पूरा पूरा बराबर होगा। इस वृत्त को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरीके से इसको कवर कर लेगा, तब हम कहेंगे कि चलो भाई अब ठीक हुआ, अब ये दोनों सर्वांग सम हुआ, ठीक है। नहीं तो एक बड़ा साइज का होगा एक छोटा साइज का होगा तो वो समरूप होगा। हालांकि ये ऐसा नहीं है, ये भी इसको समरूप आप कह सकते हैं, ये देखने में तो एक जैसा है ही, ठीक है, तो ये समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। लेकिन साइज अगर छोटा बड़ा रहता ना तो समरूप तो हम कहते लेकिन सर्वांग सम नहीं कहते, क्योंकि सर्वांग सम के लिए सारा अंग बराबर बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज हम यहाँ पे बना दिए, और समबाहु त्रिभुज का भुजा है 2-2 सेंटीमीटर का, यहाँ एक और समबाहु त्रिभुज है, इसका भी भुजा 2-2 सेंटीमीटर का ही है, तो इसको भी हम कहेंगे चलो ये भी भाई दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि इसका सारा पार्ट्स इक्वल है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में भुजा ही नहीं बल्कि कोण भी होता है, एंगल। तो समबाहु त्रिभुज में तो चारों कोण 60-60 डिग्री का होता है, तो ये तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है, तो इसलिए तीनों कोण 60-60 डिग्री का हम बना देते हैं बस। अब मान लीजिए कि एक वर्ग है और फिर यहाँ पे मान लीजिए एक वर्ग हम यहाँ पे बना दिए, इसका भुजा 1.5 का, चारों 1.5 का है, ठीक है, तो वर्ग का चारों भुजा तो इक्वल होता ही है। यहाँ पे एक और वर्ग बनाए और इसका भी चारों भुजा 1.5 का है, तो ये दोनों को हम मानेंगे सर्वांग सम, क्योंकि भाई इसका तो ये चारों कोण 90 डिग्री का होता ही है, तो कोण तो इसका पहले से ही बराबर है और भुजा भी इसका बराबर ही दिख रहा है, यानी इसका सारा पार्ट बराबर है, इसलिए ऐसी आकृति को भी हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम ही कहेंगे। समझ में आया इतनी चीज? तो देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकला है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि सभी वृत्त, समझिएगा, सभी वृत्त कमा सभी समबाहु त्रिभुज तथा सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए चाहे उसका वृत्त, सभी वृत्त समरूप होगा, चाहे उसका त्रिज्या छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है, चाहे उसका भुजा छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सभी वर्ग भी समरूप होता है, चाहे उसका भुजा छोटा बड़ा हो, देखने में एक जैसा ही लगेगा, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई लगेगा। इसमें क्या होता है कि भाई देखने में तो एक जैसा लगता ही है, लेकिन इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल बराबर बराबर होगा सारा अंग, यानी इसमें जुड़वा भाई के जैसा लगता है, नहीं होता। कहीं 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 आप जुड़वा भाई देखे होंगे, जो लगता है कि कौन सोच रहा किसका अर्पित नाम है किसका हर्षित नाम है, समझ में नहीं आता है समझ में, तो इसलिए वहाँ बड़ा परेशानी होता है पहचानने में, जुड़वा भाई जो होता है सब, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ये भी वैसा ही लगेगा, एकदम एकदम एक जैसा, ठीक है। तो इसको हम सर्वांगसम कहेंगे, यानी सर्वांगसम हम तब मानेंगे जैसे जब वृत्त दोनों वृत्त का त्रिज्या भी बराबर हो। समबाहु त्रिभुज दो है, लेकिन दोनों समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर बराबर है। दो को वर्ग है, लेकिन उसका भुजा बराबर बराबर है, तो हम कहेंगे समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, कमा समान भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज तथा समान भुजा वाले सभी वर्ग, ठीक है, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, अगर आपसे पूछेगा कि सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं तो आपको भरना समरूप होते हैं, लेकिन समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, तब वहाँ पे हम भरेंगे सर्वांगसम होते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त होते हैं, ऑप्शन ए समरूप, ऑप्शन बी सर्वांगसम, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन सी दे देगा ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी देगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हम आपसे क्या पूछे, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। तो भाई समान त्रिज्या है चाहे समान नहीं है, वो तो समरूप तो पहले ही से है, क्योंकि वृत्त है दोनों, तो समरूप भी होगा, और समान त्रिज्या हो गया तब तो भाई सर्वांगसम भी हो गया, यानी ऑप्शन सी होगा, ए तथा बी दोनों। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यही मान लीजिए कि ये दोनों बराबर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो ये सर्वांगसम जब है तो समरूप भी होगा, क्योंकि सर्वांगसम में तो सारा अंग बराबर हो गए, तो देखने में तो एक जैसा बिल्कुल लगेगा, यानी सर्वांगसम है तो समरूप जरूर होगा, लेकिन समरूप है तो वो दोनों सर्वांगसम हो जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन हम लिखे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया, तो अब आइए हम आपको समझाते हैं सर्वांग क्षमता और समरूपता के कौन कौन से कंडीशंस है, कौन कौन से शर्त हैं, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समरूपता के शर्तों की, ठीक है। समरूपता के शर्त यानी कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी, समरूपता के कौन कौन से शर्त है। तो देखिए जनरली हम लोग यहाँ त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के सेंस में ही समझेंगे, हालांकि यहाँ चतुर्भुज या वृत्त या अलग अलग आकृतियाँ आ सकती है, बट हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के सेंस में ही देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं। तो देखिए इसके लिए 3 कंडीशंस हो सकते हैं, कौन कौन, ए एस 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 और एस ए एस, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तब हम कहेंगे कि वो दो त्रिभुज समरूप है, अन्यथा समरूप नहीं है, ठीक है। जैसे आपको ये क्या है भाई, एंगल एंगल एंगल, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिसमें कोण आपको तीनों कोण बराबर बराबर दिख रहा है, या तीनों भुजाएं समानुपाती दिख रहा है, साइड 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 तीनों भुजाएं समानुपाती, या एस ए एस मतलब दो भुजा समानुपाती और उसके बीच वाला कोण बराबर, तब उस दो त्रिभुज को हम समरूप मानेंगे। जैसे आपको एग्जांपल हम समझाते हैं। सबसे पहले हम बताएं ए समरूपता। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, ए समरूपता।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल हम बना देते हैं। ये मान लीजिए कि ये कोई एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये एक कोई ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल को मान लेते हैं PQR। इसका ये वाला एंगल है 30 डिग्री और इसका ये वाला एंगल कितना का है 30 डिग्री का। इसका ये वाला एंगल है 70 डिग्री और इसका ये वाला एंगल कितना का है 70 डिग्री का। ठीक है, और मान लीजिए इसका ये वाला एंगल अगर नहीं भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए आप, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोण बराबर दिख रहा है, ये 30 का ये भी 30 का, ये 70 का ये भी 70 का, दो कोण आपको बराबर दिख रहा है तो तीसरा 100% अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। तो 70 और 30 100, तो ये तो 100 डिग्री का बचेगा, तबे ना, सॉरी 80 डिग्री का बचेगा। 70 और 30 100 और 80 180, 70 30 100, तो ये 80 का बचेगा, तबे ना 180 डिग्री का होगा। तो अगर दुइयों को कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप माना जाएगा। ठीक है, यानी ए सिमिलरिटी से भी समरूप आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप नहीं है, संगत कोण देखिए, समझिएगा। जैसे ABC किस त्रिभुज के समरूप है, तो त्रिभुज ABC समरूप का ये साइन होता है सिमिलर का। तो इसमें 30 डिग्री का कौन सा एंगल है A, तो A को पहले लिखे हैं। तो इसमें 30 डिग्री का कौन है Q, तो इसमें पहले Q को लिखना पड़ेगा। इसमें B को बीच में लिखे हैं, B कितना डिग्री का है 80 डिग्री का, तो इसमें 80 डिग्री का R है तो R लिखना पड़ेगा। C को लास्ट में लिखे हैं, C है 70 डिग्री का, तो इसमें 70 डिग्री का P है तो इसमें P को लास्ट में लिखना पड़ेगा। वैसे ही अब दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे SSS, ये क्या है भाई SSS समरूपता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, तीनों भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, समानुपाती हो तब जाके उसको हम समरूप मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। ये 5 का है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है और ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे देखें तो मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 9 सेंटीमीटर का है और ये 12 सेंटीमीटर का है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप होने के लिए तीनों भुजाएं जो है समानुपाती होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसका ये 4 सेंटीमीटर है तो 4, और ये 6 सेंटीमीटर का है तो 4/6, ये 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर यानी 6/9, ये 8 और 12 यानी 8/12। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हम संगत भुजाओं का अनुपात लिख चुके हैं, बट्टा में करके उसको लिख चुके हैं। तो ये अनुपात अगर समान हुआ तो समरूप है। तो देखिए कटाकर 2 दूना 4, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 3 9, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 2/3 2/3, यानी इसके संगत भुजाओं का जो रेशियो निकाले, अनुपात निकाले, वो बराबर बराबर आ गए, यानी तीनों भुजाएं समान अनुपात में आ गए। इसलिए इस दोनों त्रिभुज को हम कहेंगे समरूप है। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों क्या है, समरूप है। देखिए AB 4 का है तो ये 4 का समरूप हम 6 रखे हैं ना, तो पहले AB तो इसमें पहले PQ, AB तो इसमें पहले PQ, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये भी ध्यान में रखना आपको, नाम कैसे लिखना है। फिर इसके बाद देखिए तीसरा है SAS समरूपता। ये क्या होता है SAS समरूपता, यानी दो भुजाएं समानुपाती, S 2 बार आया है ना, इसका मतलब क्या, दो भुजाएं समानुपाती होना चाहिए और उनके बीच का कोण, कोई भी कोण नहीं, 3 गो कोण है तो कोई भी कोण बराबर हो गया तो नहीं चलेगा, उनके बीच का कोण, जो भुजाएं समानुपाती हुआ है उनके बीच का कोण बराबर हो, तब जाकर उसको हम समानुपाती मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना देते हैं, इसका नाम दे दिए ABC, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना देते हैं DEF। ठीक है, और समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इसमें AB जो है, AB ये दिया है 7 सेंटीमीटर का, इसमें DE दिया है 14 सेंटीमीटर का, ये दिया है 5 सेंटीमीटर का और EF दिया है 10 सेंटीमीटर का, ये दिया है 50 डिग्री का और ये दिया है 50 डिग्री का। अब समझिएगा ध्यान से, पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है कि नहीं। तो देखिए इसका एक भुजा 7 है तो इसका एक भुजा 14 है, यानी 7/14।
इसका एक भुजा 5 है तो इसका एक भुजा 10 है, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी इसकी दो भुजाएं समानुपाती हो गई। तो ये दोनों के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो दो भुजा है ना, ये दोनों के बीच का कोण 50 डिग्री है, और ये जो दो भुजा है ना, इसके बीच का कोण, ओ गॉड, इसके बीच का कोण तो दिया ही नहीं है। तो ये दोनों समरूप है कि नहीं अभी हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये 50 डिग्री ना देकर अगर यहाँ पे 50 डिग्री दिया रहता तो ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर हो गया, कोण बी और कोण ई। इसलिए तब हम कह देते कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों क्या है, समरूप है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस प्रकार समरूपता की जांच करेंगे कि दो त्रिभुज जो है समरूप है या नहीं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ये चीज़ कि दो त्रिभुज के समरूप होने के कितने शर्त होते हैं, उन्हें लिखे। तो 3 शर्त होता है, ये तीनों आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम सर्वांग क्षमता की बात करेंगे, यानी दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन से शर्त है, आपको हम बताते हैं, ठीक है। यानी अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया सर्वांग समता के शर्त, यानी दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के कौन कौन से शर्त होंगे, इसको समझिए। तो देखिए इसका 4 शर्त है। कौन कौन है भाई? तो इसका सबसे पहला शर्त है एस एस एस, ए ए ए, सॉरी ए ए ए इसमें नहीं होता है, एस ए एस, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा ए एस ए, और एक होता है आर एच एस। तो यहाँ सर्वांग समता के ये 4 शर्त हुआ, और इस चारों को हम आपको समझाते हैं बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले आपको दिख रहा है एस 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 सर्वांग क्षमता, इसका मतलब समझिए क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा अलग है। जब हम त्रिभुज में लिखे थे समरूपता में लिखे थे एस 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 समरूपता, तो उसमें बताए थे कि तीनों भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। लेकिन इसमें हम आपको बता दें तीनों भुजाएं समानुपाती होगा तो काम नहीं चलेगा, तीनों भुजाएं बराबर बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली पूरा पूरा बराबर, तब जाके सब अंग समान होगा, ठीक है। यानी तीनों भुजाएं बराबर होगा तब सर्वांग सम मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना दिए ABC, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए हम PQR, तो इसमें 5, 6, 7 सेंटीमीटर का है, तो इसमें भी 5, 6, 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तब जाके दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम मानेंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, देखिए ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा है SAS सर्वांग क्षमता। इसमें देखिए क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर, समानुपाती का यहाँ झमेला नहीं है, बराबर होना चाहिए पूरा पूरा, यानी दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, और उनके बीच का कोण बराबर होगा, तब जाकर हम कहेंगे कि ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल हम बनाएं, यहाँ भी एक कोई ट्रायंगल हम रख लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें होना क्या चाहिए कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 का होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ये दोनों के बीच का, ये दोनों भुजा है ना, ये दोनों के बीच का कोण ये है, और इस दोनों के बीच का कोण ये है। तो ये अगर कोण भी बराबर हो, अगर मान लीजिए कि ये है 40 डिग्री का, तो ये भी 40 डिग्री का होगा ना, तब जाकर ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ठीक है। आगे चलिए, अब इसके बाद है ASA सर्वांग समता। तो आप तो यहाँ से सर्वांग क्षमता आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि दो गो एंगल बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल का फिगर बना लिए, एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, ABC, और यहाँ पे बना दिए PQR। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये 30 का है और ये मान लीजिए कि 80 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है और ये वाला मान लीजिए 80 डिग्री का है। ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये वाला दोनों भुजा इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों भुजा इक्वल भी है और ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर्वांगसम हो गया, क्योंकि दो को कोण बराबर और एक हो भुजा बराबर, यानी एक भुजा और दो कोण,
ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल PQR का। वैसे ही एक और शर्त है RHS सर्वांग क्षमता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, RHS सर्वांग क्षमता में R का मतलब कि एक कोण राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल यानी उसमें का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। और S का मतलब होता है कोई भी दूसरा एगो साइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना दिए, यहाँ पे एक और ट्रायंगल हम बना दिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना है। तो एगो कोण कितना का हो गया, 90 डिग्री का, यानी एगो हो गया राइट एंगल दोनों त्रिभुज में। तो ये तो कंडीशन फुलफिल। और कर्ण बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसका कर्ण है 10 सेंटीमीटर का, तो इसका भी कर्ण कितना का होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये जो दो गो साइड बच रहा है ना, ये दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये और ये बराबर हो गए तो भी, ये और ये बराबर हो गया तो भी, या ये कोई भी दो साइड बराबर, जैसे मान लीजिए कि इसके बराबर ये वाला हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसके बराबर ये वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये है 6 सेंटीमीटर का, ये भी है 6 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम है ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल PQR। तो ये एक सर्वांग क्षमता का कंडीशन था। तो देखिए समरूपता के 3 कंडीशन बताए और सर्वांग क्षमता के 4 कंडीशन बताए। तो इन सभी कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप है या वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। उसके लिए सारे कंडीशन फुलफिल होना जरूरी नहीं है। एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो सारे कंडीशन अपने आप फुलफिल होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समरूपता और सर्वांग क्षमता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इससे आगे बढ़कर और एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करने से पहले हम लोग इसका सबसे पहला शुरुआती जो प्रमेय है, थ्योरम है, थेल्स प्रमेय जिसको हम कहते हैं, उसको आधारभूत प्रमेय या मूलभूत प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुज का सबसे पहला प्रमेय है क्लास 10 के लिए। तो उस थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट किया जाएगा।